जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अब तक विजन IAS PT 365 का 5 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है और आज हम लोग 6वां टॉपिक पढ़ेंगे और इसको हम लोग फास्ट रिवीजन देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं और देखते कैसे जल्दी से इसको फिनिश किया जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण अधिनियम विधेयक, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट में आ रहा है नारी शक्ति वंदन। क्या आ रहा है फर्स्ट में आपका? नारी शक्ति वंदन संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ये क्यों ज़रूरी है और क्यों सुर्खियों में है, तो इससे पहले थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या नारी शक्ति अधिनियम क्या है। महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु किए गए अब तक के मुख्य प्रयास क्या क्या है, ये मेंस व्यू से इम्पोर्टेंट है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसकी को याद रखें और याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1992 में 73rd और 74th संविधान संशोधन के माध्यम से क्रमशः पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। क्लियर करा 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें की गई थी। 1996 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा 1996 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने हेतु 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। की है, इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट इसलिए मैंने इसको किया कि 1996 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीट 81वां संविधान संशोधन पेश किया गया था। वही अब 1998 और 99 में इन वर्षों में भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए थे। अभी तक ये एक्ट नहीं बना है, ये सिर्फ बना हुआ पेश हो रहा है। अब 1998-99 में भी सेम चीज़ हुआ। अब हम लोग देखते हैं 2008 में क्या है। इसी प्रकार की अंतिम प्रयास 2008 में किया गया था। 2008 में महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश कर उसे पारित भी कर दिया गया। हालांकि बाद में विधेयक व्यापगत यानी कि लैप्स हो गया। चलिए, अब हम लोग इतना इसका बॉडी है देख लिए कब कब क्या क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे ये सुर्खियों में क्यों है, क्वेश्चन क्यों आ रहा है। तो हाल ही में संसद ने 106वां संविधान संशोधन 2023 को पारित किया। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण। ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि बोल रहा है लोकसभा, राज्य विधानसभा और सिर्फ NCT में, और कहीं किसी और जगह नहीं, जैसे कि UT वगैरह और एक्स्ट्रा में नहीं, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और NCT में। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, तो इस अधिनियम के तहत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अब क्या क्या संशोधन किया गया देखते हैं। 239 AA दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 239 AA में संशोधन किया गया। क्लियर की है, याद करने की चीज़ है। 239 AA ये दिल्ली के लिए है। संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों भी जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया, तो 330A, 332A लोकसभा और विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, हमारा 3 आर्टिकल को ध्यान देना है। 239 को देखना है और 330A, 332A को देखना है। क्लियर, 330A में अब लोकसभा आ रहा है, 332A में राज्यसभा आ रहा है और 239 AA में
दिल्ली आ रहा है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, 330 और 332 क्या है। 330, 332, 330 ए देख लिए लोकसभा, 332 ए देख लिए राज्य विधानसभा। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा या राज्यसभा में SC ST के लिए महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो 330 और 332 में, और ऑल ओवर महिलाओं की बात करते हैं तो 330 ए और 332 ए में बात करते हैं। क्लियर। एक और है 334 ए। 334 ए में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है एनालिसिस करके, एनिमेशन करके। एनिमेशन आर्टिकल क्या है 334 ए, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 334 ए में क्या कहता है, ये संशोधन कब लागू होगा, तो ये संशोधन आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद, यानी तो लागू हो गया लेकिन ये एग्जैक्ट में काम कब से करेगा, तो पहली जनगणना आयोजित होगी, पहली जनगणना, इसके बाद जो अब जनगणना होगा उसके बाद जो परिसीमन प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद से लागू। यानी कि अभी का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके नेक्स्ट वैल्यू इलेक्शन के टाइम तक इसका वैल्यू हो जाएगा, अभी यानी कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है सूर्यास्त खंड, सनसेट क्लॉज। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण कानून के लागू होने के तारीख यानी कि 15 वर्षों तक जारी रहेगी। सेकेंड की है क्या, ये कितने वर्षों तक लागू रहेगी, 15 वर्षों तक। हालांकि संसद कानून बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि को आगे भी जारी रख सकती है। यानी कि यहाँ पे तो कर रहा सूर्यास्त खंड, एक ऑप्शन है, वर्ड है सूर्यास्त खंड, किससे जुड़ा हुआ है, सनसेट क्लोज क्या है, किससे जुड़ा हुआ, तो जो ये संशोधन हुआ इस संशोधन को 15 वर्षों के लिए टाइमिंग दिया गया है, लेकिन संसद चाहे तो इस पर कानून बनाकर टाइम समय बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा। यानी कि हर परिसीमन आयोग के बाद इस पे संशोधन या आरक्षित सीट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, संशोधन में आरक्षण में जो भी कुछ करना होगा ये कर सकता है। इस अधिनियम की उपबंध मौजूदा विधानसभाओं और लोकसभा विघटित तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, हालांकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन अधिनियम 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023 संसद द्वारा अधिनियमित किए गए। क्रमशः जम्मू कश्मीर पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट करना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं कि ये दो कन्फ्यूजन हुआ, ये जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023। चलो, अब बहुराज्य सरकारी क्या है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 क्या है, उन सरकारी समितियों के संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। स्व सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में सरकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना। अन्य घटनाक्रम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है MSCS अधिनियम 2002 के इस तहत राष्ट्रीय स्तर की 3 बहुराज्य सरकारी समिति का गठन को मंजूरी दिया। और ये 3 क्या क्या है, कौन कौन है,
तो देख लीजिए, राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति, राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी बीज समिति। इस 3 समिति को याद करना है। बहुराज्य में क्या क्या है? राष्ट्रीय बहुराज्य, एक सरकारी सहकारी निर्यात, एक है ऑर्गेनिक जैविक ऑर्गेनिक समिति, एक है बीज समिति। क्लियर? अब ये सुर्खियों में क्यों है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 को संशोधन किया। क्लियर? 2002 को संशोधन किया। अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तथा सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन, इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझाव के आधार पर इन सदस्यों का नियुक्ति होगा। क्या करा? ये चयन समिति के सुझाव पर केंद्र सरकार इसको नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सहकारी समिति का समालोचन और विभाजन। सहकारी समिति के समालोचन और विभाजन की बात करते हैं तो राज्य सहकारी समिति को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा MSCS में विलय करने की अनुमति होगी। क्या कह रहा है कि राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य से उस राज्य के संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा में विलय करने की अनुमति भी होगी। रुग्ण सहकारी समितियों के पुनर्द्वार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की भी शुरुआत की गई है। सहकारी शेयरधारिता में मोशन पर प्रतिबंध। क्या था? सहकारी शेयरधारिता के मोशन में प्रतिबंध। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि MSCS में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारित किसी भी शेयर को शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति के बिना भुनाया नहीं जा सकता है। शिकायतों का निवारण केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले 1 या 1 से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील दायर की जा सकती है। क्या था? लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है। निदेशक मंडल की संरचना, इसमें क्या है? निदेशक मंडल की संरचना। अधिनियम के तहत एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। क्लियर? अधिकतम 21 निदेशक हो सकता है। किसमें? बहुराज्य सहकारी समिति को। इसमें से निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे? तो 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, 2 महिलाएं होंगे। ये पॉइंट को याद रखना है। बहुराज्य समिति में जो निदेशक मंडल होंगे 21 होंगे। इसमें से कौन कौन शामिल होंगे? तो 1 अनुसूचित जनजाति से सदस्य होंगे, 2 महिलाओं के सदस्य होंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको सहकारी समिति के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इसको थोड़ा याद रखेंगे। सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होती है। समिति में शामिल लोग साझा आर्थिक हितों के प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सहकारिता राज्य सूची का एक विषय है इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट को, सहकारिता किस विषय में है? तो राज्य सूची में आता है। ये स्वैच्छिक संगठन है। सहकारिता का विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के अधीन होंगे। क्लियर? यहाँ तक का रहा। राज्य सरकार की सूची में होंगे, लेकिन ये केंद्र सरकार के प्रदेशों के प्रशासन के अधीन होंगे। महाराष्ट्र में सहकारी समिति के सबसे अधिक संख्या है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने की बात है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूपी में। सहकारी समिति की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में 663, उसके बाद यूपी में 168। क्लियर? सहकारी समिति के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या है?
तो थोड़ा इसको हम देखते हैं। कानूनी प्रावधान 7वीं अनुसूची में आता है। कहता है सहकारी समिति 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। यहाँ तक क्लियर। अनुच्छेद 19(1)(c) में है सहकारी समिति के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समिति के गठन मौलिक अधिकार बना दिया। ये सब की पॉइंट है, इसको याद करना है। 7वीं अनुसूची राज्य सूची के अंतर्गत, आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत, किसमें? तो 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अनुच्छेद 43(b) राज्य नीति निर्देशक तत्वों में भी है। राज्य सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास भी करेगा। भाग 9B में है यदि सहकारी समिति के निगम और बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारी के लिए शर्तों तथा सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक शामिल है। इसको याद कर लेना है। भाग 9 में 243 ZH से ZT तक। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 यह एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समिति के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमैटोग्राफ। सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 क्या है? तो चलो सिनेमैटोग्राफ के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हम लोग कि है क्या सिनेमैटोग्राफ। CBFC के बारे में। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड क्या कहता है? सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इस मंत्रालय किसके अंदर आता है? सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। विजन क्या है? तो सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 और सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार उचित तथा स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना है। संरचना में गैर सरकारी सदस्य, एक अध्यक्ष शामिल होते हैं और इन सभी को नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कहता है गैर सरकारी सदस्य है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति करता है। 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी। क्लियर। अब इस सुर्खियों में क्यों है तो इसको देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमैटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों का विनियमन करने संबंध में प्रावधान को अधिनियमित करता है। 1952 के अधिनियम में फिल्म को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। CBFC द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। यह बोर्ड फिल्मों को प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकती है। कौन सा? CBFC फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा सकती है। इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, विशेषता क्या है? आयु आधारित प्रमाण पत्र। यह अधिनियम UA श्रेणी के तहत 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण पत्र है UA 7+, UA 13+, UA 16+। अभी है क्या UA 13+, 16+? तो ये आयु आधारित मानक माता पिता या अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। इनके माध्यम से वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चे को ऐसे फिल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं।
टेलीविज़न टेलीविज़न या अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र है, ए या एस प्रमाण पत्र। फिल्मों के लिए क्या है, यूए या यूए सॉरी क्या क्या है इसमें, यूए 13 यूए 16। इसमें बच्चों के माँ बाप निर्धारित करेंगे कि वो उसके बच्चे के लिए देखने के लिए सही है या नहीं। टेलीविज़न मीडिया सब के लिए कौन सा है, ए या एस प्रमाण पत्र। फिल्मों को टेलीविज़न या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। ये प्रमाण पत्र 10 वर्षों के वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध होते हैं। केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियाँ, यह अधिनियम भारत संघ बनाम के.एम. शंकरप्पा वाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6A को निरस्त करता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि CBFC द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। मतलब कि ये जो पहले कर दिया है उस पर दोबारा कोई काम नहीं किया जा सकता है, कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं है। आप देखो यू या यूए, ए और एस क्या है, तो यू प्रकार की श्रेणी में क्या है, इस श्रेणी की फिल्में को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग देख सकते हैं। यू आकार के श्रेणी में। यूए में क्या है, इस श्रेणी के फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक को मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं। इस श्रेणी का फिल्म को केवल वयस्क ही देख सकता है। ए आकार में, एस आकार में इस श्रेणी की फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं, एस आकार के। तो ये चीज़ को करेंट से जुड़ा हुआ है, तो शायद कुछ क्राइटेरिया एनिमेशन का टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देख लें। यू ए क्या है, ए क्या है, एस क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना। यह अधिनियम फिल्मों की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनाधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 का प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध भी है। पायरेसी के एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 3 साल की कारागार की सज़ा है। फिल्म की उत्पादन लागत का 5% जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में OTT का विनियमन, इस सुर्खियों में क्यों है OTT पे। हाल ही में डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद DPCGC ने IT नियमावली 2021 में के आधार पर OTT पर दंडात्मक कार्रवाई का सिफारिश की। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT का फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टीवी कार्यक्रम और अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। इनमें से केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। भारत की विनियामकीय भाषा में OTT प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाश कहा जाता है। भारत में OTT विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र क्या है, मौजूदा कानून OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1860, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिरोधन अधिनियम 1986। नए आईटी नियम 2021। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 जारी की है। इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या है, तो उपयुक्त नियमों द्वारा सूचना और प्रसारण
ओटीटी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को नियमित कर सकता है। इसको देखते हैं क्या है। डिजिटल पब्लिश कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल DPCGC उत्पत्ति 2021 में इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में स्थापित किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा है। सौंपे गए कार्य क्या क्या है इसमें, सौंपे गए कार्य में क्या क्या है, तो यह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्व विनियामक निकाय है। इसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया गया है। यह लोगों की शिकायतों का निष्पक्ष रूप से समाधान करने तथा अनौपचारिक हस्तक्षेपों के बिना कंटेंट प्रदर्शित करने के बीच संतुलन निश्चित करता है। इस उद्देश्य के लिए यह एक निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है। DPCGC के सदस्यों को IT नियम 2021 और अन्य मौजूदा या नए कानून तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाश से संबंधित नियमों, विनियमों, दिशा निर्देश आदि का पालन करना होगा। कुछ खास नहीं है इसमें, बट हम लोग देखते हैं। OTT प्लेटफॉर्म को डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता है। यह आचार संहिता OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा निर्देश को निर्धारित करता है। कंटेंट व स्व वर्गीकरण। OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट 5 आयु निर्धारित श्रेणी में स्व वर्गीकरण किया गया है। U है UA+7, UA13, UA16 या AOS। क्लियर। पेरेंटल लॉक, अब इसमें एक वर्ड है पेरेंटल लॉक। प्लेटफॉर्म्स को UA13+ या उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक लागू करना होगा। साथ ही A के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए उचित या विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। सह विनियमन दृष्टिकोण। OTT विनियमन के लिए भारत में दृष्टिकोण को एक हल्के फुल्के सह विनियमन मॉडल के रूप में माना जा सकता है। इसमें उद्योग स्तर के स्व विनियमन और मंत्रालय स्तर पर मुख्य निगरानी तंत्र शामिल है। OTT फिल्म नियम क्या है? इन नियमों के तहत अब सभी OTT प्लेटफॉर्म को तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभाव पर स्पष्ट मैसेज और ऑडियो विजुअल अस्वीकरण प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। चलो ये भी देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 की मंजूरी दे दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने KS पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दिया। क्लियर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने KS पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद निजता का मूल अधिकार दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया। DPDP अधिनियम 2023। DPDP यानी कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण। DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना और इसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण भी करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्ति के डेटा का संग्रह, भंडारण या कोई और उपयोग के लिए डेटा फिड्यूशियरी पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है के अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों और कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। किस प्रकार का लागू है? इसके प्रावधान में भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे।
कोई डेटा डिजिटल यानी ऑनलाइन रूप में एकत्र किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल ऑफलाइन के रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकरण किया गया हो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि उसे प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं का उपलब्ध कराना है। तो इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्वों के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो ये सब लागू नहीं होंगे। सहमति क्या क्या है? तो डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद भी व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेस तक किया जा सकता है और वे भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो, चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग के लिए सहमति आवश्यक नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति में मामले में माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन का प्रावधान किया गया। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, डेटा उल्लंघन स्थिति आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा डिफ्यूजरी को निर्देश देना, प्रभावी व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना, बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्ति, इस बोर्ड में जितने भी सदस्य होगा 2 वर्षों के लिए नियुक्ति होगा या पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। यहाँ पे की है याद रखने का कि इसके बोर्ड के सदस्य 2 वर्षों के लिए होता है और पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी है। निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकती है। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका अधिकार है। व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग कर सकता है। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा डिफ्यूजरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है। मृत्यु या अक्षम्य की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के नामित करने का अधिकार है। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए और उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पॉइंट है याद रखने का, 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा डिफ्यूजरी का दायित्व क्या क्या है? तो डेटा डिफ्यूजरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई है। निम्नलिखित दायित्व होंगे इसमें, जैसे डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना, डेटा ब्रीच की स्थिति DPBI और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना, उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने के आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना। ये सारा उनकी दायित्व है। महत्वपूर्ण डेटा डिफ्यूजरी क्या है? तो वो अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करना, डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने को जोखिम, भारत में संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ये सारे चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। चुनावी लोकतंत्र है, लोक व्यवस्था और प्रभाव पड़ने की संभावना है। SDF के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। अधिनियम के तहत दी गई छूटें क्या क्या छूट है? तो सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि
हित के अधिसूचित एजेंसियां हैं। अनुसंधान संग्रहण के जनसांख्यिकीय उद्देश्य के लिए है। स्टार्टअप्स या डेटा डिफ्यूजरी के अन्य अधिसूचित श्रेणी के लिए भी किया गया है। कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करना, न्यायिक विनिमय संबंधित कार्य करना, अपराधों को रोकना और उनकी जांच करना, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों या नॉन रेसिडेंट्स के व्यक्ति डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित के लिए कुछ गतिविधि के अधिनियम प्रावधानों की छूट दे सकता है। बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग। बालकों की किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग करते समय डेटा डिफ्यूजरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए? प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बच्चे पर नज़र रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करने के विज्ञापन करना हो। भारत के बाहर व्यक्ति का डेटा हस्तांतरण। अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। जुर्माना क्या क्या है इसमें? तो यदि अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी करता है। बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है। डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय को करने के लिए 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सर्विस एक्ट। डिजिटल सर्विसेज एक्ट ये सुर्खियों में क्यों है? यूई ने पुष्टि की है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विस के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्म पर लागू किए जाएंगे। डीएसए के विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला विनियामक टूलबॉक्स है। यह अपनी तरह का पहली ऐसे काम है जो ऑनलाइन मध्यवर्ती हेतु विनियामकीय कार्य प्रणाली के लिए मानदंड निर्धारित करता है। 2020 में डीएसए और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तथा यह फ्रेमवर्क 2024 में लागू होता है। डिजिटल मार्केट एक्ट के चलते गूगल, अमेजन, मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्ति डेटा की प्रोसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है। क्लियर? क्या भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और यूरोपीय संघ के डीएसए के बीच का अंतर क्या क्या है? तो इसमें विस्तार क्या क्या है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 2021 में क्या था? भारत संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्ती डिजिटल समाचार प्रशासकों और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो। अब डीएसए में क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के व्यापक श्रेणी पर लागू होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यापक श्रेणी पर लागू होता है। इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो। लगभग सेम है। कंटेंट का विनियमन। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया मध्यवर्ती को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही उपयोगकर्ताओं से शिकायत प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक अन्य तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। डीएसए में कंटेंट विनियमन, उपयोग पारदर्शिता, दायित्वों का डेटा सुरक्षा आवश्यकता के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित किया गया है। दोनों रूल्स नियमों का पालन की निगरानी और शिकायतों निवारण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तार्किक आवश्यकताओं, कंटेंट और विनियमन के तहत एक सह विनियामक दृष्टिकोण को मामले में समान है।
नेक्स्ट है 6 पॉइंट, आपराधिक कानून में सुधार के लिए सुधार से संबंधित अधिनियम। आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित क्या है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति आपराधिक न्याय प्रणाली आमूलचूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। 3 महत्वपूर्ण क्या? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 को भारतीय आईपीसी 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रतिस्थापित किया गया। जो पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 था, अब उसको भारतीय न्याय संहिता 2023। हालांकि ये अंग्रेज़ों को बनाया हुआ था, अंग्रेज़ों लोग ने भारतीयों को दंड देकर इसलिए उसका दंड नाम था। ये अपने में एक दंड शब्द खराब लगता है, आप खुद सोच सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता, यार थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा किया इसको सुधारा गया, बहुत सारे कानून को भी सुधारना बाकी है, इसमें भी सुधार हो रहा है, अच्छी बात है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को अब क्या किया? भारतीय न्याय संहिता कर दिया, न्याय से संबंधित, ये अच्छा किया, इसको बदल दिया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, पृष्ठभूमि को ज़रा देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, डीप में जाना है, बस शॉर्ट में देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 पहले से था। क्या है इसमें? भारतीय दांडिक कानूनों में भारतीय संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। थॉमस बैबिंगटन, याद रखना है, थॉमस बैबिंगटन की अध्यक्षता में एक प्रथम भारतीय विधि आयोग 1837 भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक मसौदा तैयार किया था। 1837, ये क्या 1833 के तहत किया गया, ये मैकाले के समय में हुआ है। 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले अगर आईपीसी 1860 की बात करेंगे तो क्या है? थॉमस बैबिंगटन की अध्यक्षता में किया गया है। ये अगर करेंट से है जुड़ा हुआ तो हो सकता है इसका एंशिएंट कुछ पूछ दे, बैकअप पूछ दे, तो याद रखने का थॉमस बैबिंगटन। क्लियर? 1800 भारतीय न्याय संहिता को आप देखते हैं, इसमें क्या है? तो छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया। सिंपल सी बात है कि हम लोग अभी न्यूज़ में या बहुत सारे देखते हैं, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि इसने ये कांड किया या अपराध किया तो उसको न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया है कि आप न्यायालय को 1 मंथ तक सफाई करेंगे या किसी मोहल्ला के आप साफ करेंगे, ये काम करेंगे, यानी सोशल वर्क के तरह उससे काम करवाता है। तो ये बहुत एक अच्छा सुधार का तरीका है कि अगर कोई अपराधी है, छोटे मोटे अपराधी करता है, अपराध करता है, तो उसको उससे जुड़ा हुआ सुधारात्मक कार्य उसको दे दिया जाता है, ना कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है संहिता में यह उपबंध किया गया है कि यदि 16 से 18 वर्ष की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ये भी एक पॉइंट है, कठोर है। 16 से 18 वर्ष में अगर रेपिस्ट करता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसमें छल कपट, धोखे या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। तो आप लोग सुधर जाएं, किसी को धोखे में नहीं रखने का। अगर ऐसा कुछ है तो सच्चा प्रेम भाव रहे, उसको धोखा में ना रखें, नहीं तो आप अपराध के कैटेगरी में आएंगे। राजद्रोह, सेडिशन, राजद्रोह, इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी धारा 124A से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। क्या है? अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत के संप्रभुता या एकता अखंडता को खतरे में डालने, संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है। निरंतर गैर कानून गतिविधि जैसे अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा करना, साइबर अपराध इत्यादि, ये सब आता है। आईपीसी 1860
के लागू होने के बाद विधि आयोग के कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों में आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश भी की गई थी। किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना। अब भारतीय न्याय संहिता में क्या है? किसी समूह द्वारा या कुछ आधारों पर हत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाना, जबकि व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से तथा गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की से अधिक कारावास और जुर्माने की दंडित किया गया है। क्लियर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अब इसको भी देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रस्तावित किया। अभी उस समय पढ़े थे भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिवर्तन किया। अब क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 को किसमें किया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसको स्थापना करना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को किससे बदला? तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973। अब इसमें क्या होता है? इस अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान क्या क्या है, तो इसको अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया। इसके बाद 1872, 1882 क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिता द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। इसमें कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन क्या कब हुआ था? 1898, 1923, 1955 में किया गया। ये पॉइंट याद रखना है। सीआरपीसी 1861 को कब संशोधन किया गया? तो 3 बार किया गया। ऐसे उसको 1872 और 82 में अधिनियमित किया, लेकिन संशोधन कब किया? 1898, 1923, 1955। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता को व्यापक स्तर पर संशोधन करते हुए सिफारिश की थी। इसे परिणामस्वरूप सीआरपीसी 1973 निर्माण किया गया। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसको 2023 में नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का विचाराधीन कैदियों की हिरासत। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया तो उसे जमानत किया जाएगा। अगर कोई पहली बार कोई जुर्म करता है और सपोज करो 5 साल की सज़ा मिला, तो अगर उसमें अगर 1.5 साल 1/3 समथिंग 1.5 साल अगर गुजार दिया तो उसको जमानत दिया जा सकता है। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। अब किस किस पर लागू नहीं होगा, इसलिए पॉइंट को याद करने का। मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराधों पर यह लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराध कार्यवाही लंबित है, इस पर भी लागू नहीं होगा। मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार के में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। फोरेंसिक जांच, यह उन सभी अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिसके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
क्लियर। फोरेंसिक जांच किसको कर सकता है? जिसको कम से कम 7 वर्ष की सज़ा मिला हुआ है उसी को कर सकता है, उससे कम वाले को नहीं कर सकते हैं। नमूनों या प्रतिरूप, यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर का प्रतिरूप, लिखावट के नमूने, उंगलियों के निशान और आवाज़ के नमूने प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार है। कार्यवाहियों के लिए समय सीमा, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों की जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना, आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। भारतीय साक्ष्य, अब देखते हैं भारतीय साक्ष्य संहिता में क्या क्या है अधिनियम में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रस्तावित किया। क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तन किया। इस अधिनियम में सभी दीवानी, सिविल, फौजदारी, दंडिक कार्यवाही में भारतीय न्यायालय के समय स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड स्वीकार्यता, पहले नहीं था लेकिन अब होगा। साक्ष्य के रूप में क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। क्लियर। अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है। लेकिन अब बदलाव के बाद क्या हुआ? मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल है। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। संयुक्त सुनवाई। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना। यदि कोई सुनवाई ऐसे अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति में की जाती है जो भगोड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा। विशेष और कानूनी। और कानूनी क्या है? हाल ही में आपराधिक कानूनों में पेश किए गए विधेयकों ने विशेष और स्थानीय कानून SLL को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा है। संज्ञेय अपराधों का मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता IPC या विशेष और कानूनी स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया। संज्ञेय अपराधों को उस अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसकी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकता है। विशेष और स्थानीय कानून। विशेष कानून क्या है? एक ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु इन्हीं विशिष्ट विषयों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। स्थानीय कानून वह कानून होता है जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999। अब तक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण क्या है? तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया। क्या क्या संशोधन किया गया? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र डाल देते हैं। यह भारत में जन्म या मृत्यु और विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है। इस कार्य के लिए अधिनियम एवं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा, ये भी पॉइंट याद रखना है, ये राज्य सरकार के अंदर आते हैं। यह रजिस्ट्रार से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु संबंधित प्रमाण प्राप्त करने किसी सुविधा प्रदान करता है। घर में होने वाले जन्म या मृत्यु से संबंध में घर के मुखिया का यह कर्तव्य होगा, किसको, घर का मुखिया का यह कर्तव्य होगा कि वह RGI रजिस्ट्रार ऑफिस को इनकी रिपोर्ट दें। यदि जन्म या मृत्यु सीमा अस्पताल में होता है या होती है तो उसकी रिपोर्ट के लिए अस्पताल का प्रभारी चिकित्सक अधिकारी उत्तरदायी होता है। बच्चों के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्ष 1969 के अधिनियम को भी संशोधन नहीं किया गया। ये पॉइंट याद रखना है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण किस में आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर। लेकिन इसमें कोई भी इम्प्लीमेंट या कुछ करेगा तो राज्य सरकार करेगा, कानून वगैरह कुछ संशोधन करना होगा तो राज्य सरकार करेंगे, और नहीं तो ये समवर्ती सूची में आता है। जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 का मुख्य उपबंध क्या क्या है, तो जन्म मृत्यु का डेटाबेस इस अधिनियम का उपबंध किया गया है। भारत का रजिस्ट्रार जनरल RGI पंजीकरण जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। पंजीकरण जन्म मृत्यु आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने तथा दायित्व मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का सौंपा गया है। राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार भी ऐसा ही डेटाबेस बनाए रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रमाण पत्र किया गया है। आधार से लिंक करना, जन्म पंजीकरण के मामले में माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। क्या कहता है, जन्म पंजीकरण के मामले में माता पिता और सूचना देने वाले का अधिकार नंबर दर्ज किया जाएगा। कनेक्टिंग डेटाबेस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण ये क्यों सुर्खियों में, राष्ट्रपति ने प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को मंजूरी दिया है। विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग से प्रेस और पुस्तिका पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह ली। प्रेस एवं पुस्तिका पंजीकरण अधिनियम 1867 से पहले पारित प्रेस अधिनियमों का संक्षिप्त इतिहास है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799, यह अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में दौरान पारित हुआ था। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। इसे भारत पर संभावित फ्रांसीसी आक्रमण से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाया गया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे वापस ले लिया। लाइसेंस विनियम अध्यादेश 1823, यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। इस अध्यादेश में एक कठोर प्रावधान यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर सकता, उसका उपयोग जारी नहीं रख सकता है। इस अधिनियम के कारण राम मोहन राय लोहिया को अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। प्रेस अधिनियम 1835 गवर्नर जनरल मेटकॉफ के कार्यकाल में लागू किया गया। प्रेस अधिनियम 1835 मेटकॉफ के काल में लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सम्मानजनक उपाधि दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 1835 से 57 के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों का तेज़ी से विकास हुआ। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, इस अधिनियम को 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया। इसमें पहले से मौजूद पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा लाइसेंस व्यवस्था की भी शुरुआत की गई।
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 वायसराय जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में आया गया। क्या है? प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 लॉरेंस के कार्यकाल में। इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर, प्रकाशकों और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य प्रेस, प्रिंटर्स और पुस्तकों एवं समाचारों पत्रों के प्रकाशन पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। अन्य संशोधन। इस अधिनियम में 1870 और 1983 के बीच कई बार संशोधन किया गया। हालांकि ये संशोधन विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए क्रियान्वित रूप से बोझिल व जटिल रहे। पत्रिकाओं का पंजीकरण। इन पत्रिकाओं को किताबों व वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल शामिल नहीं होते। इसको ध्यान में रखना है। पत्रिकाओं का पंजीकरण में क्या है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, की है, इसको याद रखने का। किताबों, वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल शामिल नहीं होंगे। ये किताबें अधिनियम के दायरे के बाहर हैं। कौन कौन है? किताब होंगे, वैज्ञानिक के कुछ होगा, अकादमिक जर्नल, ये तीन चीज़ बाहर होंगे। अब इसमें होंगे क्या क्या तो विदेशी पत्रिका में देखते हैं। किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रकृति भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मुद्रित की जा सकती है। प्रकृति का अर्थ मूल रचना की सटीकता कॉपी है। क्लियर? कहता है कि अगर कोई विदेशी पत्रिका है बिना भारत सरकार की अनुमति को नहीं भारत में छाप सकता है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा। इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करने, पंजीकरण प्रमाण पत्र करने का प्रावधान भी दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण की बात करता है तो प्रिंटिंग प्रेस संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान भी किया गया है। दंड और जुर्माना की बात करते हैं तो इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों से भी ज़्यादातर से अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार इस कानून को औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है पंजीकरण प्रमाण पत्र या निलंबित रद्द। इस अधिनियम में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र से निलंबित रद्द करने का अधिकार दिया गया। साथ ही जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया है, उसे पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। दूरसंचार अधिनियम 2023 भैया ये क्यों सुर्खियों में है? राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 की मंजूरी भी दे दी गई। अधिनियम बन चुका। विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन किया गया। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको याद रखना। इस विधेयक में 138 साल बाद पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। इस अधिनियम में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय रेलवे, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, तार यंत्र संबंधित तार यानी गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लिया है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है। तो 3 पॉइंट को याद रखना है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ 1933 और भारतीय तार यंत्र संबंधी 1950 का जगह ले लिया। कौन सा? भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023। अब इस दोनों में क्या क्या प्रावधान किया गया है तो स्पेक्ट्रम का आवंटन क्या है? स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया गया जाएगा। कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित निर्धारित उद्देश्यों में शामिल किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाएं, इस सारे पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होगा।
ये पॉइंट है, याद करने की चीज़ है। ट्राई में नियुक्तियाँ क्या क्या है? तो यह अध्यक्ष, ट्राई में यह अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कुछ पात्रता मानदंड को निर्देशित करता है। ट्राई अधिनियम संशोधन करता है। अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। यानी कि इस ट्राई का अध्यक्ष वही बनेंगे जो कम से कम 30 वर्ष का अनुभव होगा। सदस्यों में 25 वर्ष का अनुभव होगा, वही बन सकते हैं। न्याय निर्णय की प्रक्रिया की बात करते हैं। न्याय निर्णय की प्रक्रिया में तो सिविल अपराधों के खिलाफ जांच के लिए न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्ति किया जाएगा। यह न्याय निर्णय आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर पदनामित अपील समिति के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकरण के लिए किसी अन्य व शर्तों का उल्लंघन के मामले में किसी अपील समिति के सदस्यों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में क्या है? केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विधिक उपाय कर सकती है। उदाहरण के लिए विनिर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों के रिपोर्ट करने का सक्षम बनाता है। राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे में क्या है? ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती है, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में राइट ऑफ वे की मांग कर सकते हैं। राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक व निजी संपत्ति के सुविधा से राइट ऑफ वे। अवरोधन और तलाशी। अवरोधन और तलाशी क्या है? तो कुछ निश्चित आधार पर संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इन आधारों पर राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों के उकसाए जाने से रोकना। दूरसंचार संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति क्या है? तो नई दूरसंचार सेवा प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार के लिए रेडियो उपकरण के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। ओटीटी का विनियमन क्या है? इस अधिनियम के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म विनियमित नहीं किया जाएगा। अन्य प्रावधानों में क्या है? तो डिजिटल भारत निधि इस अधिनियम के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि इस अधिनियम के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया। क्लियर? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को डिजिटल भारत निधि नाम कर दिया गया। दूरसंचार क्षेत्रक अनुसंधान और विकसित के लिए निधि का उपयोग की अनुमति है। विश्वस्त स्रोत व्यवस्था। विश्वस्त स्रोत व्यवस्था यह व्यवस्था 2020 में सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद अस्तित्व में आई। इस व्यवस्था के तहत शत्रुओं को दूरसंचार उपकरणों के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखेंगे इंटरनेट शटडाउन क्या है। इंटरनेट शटडाउन क्यों शुरू करें? एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। यह रिपोर्ट इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF और ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने जारी किया है। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या क्या है? भारत में इंटरनेट शटडाउन के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच को पूरी तरह से निषिद्ध करना, इंटरनेट स्पीड को धीमा कर देना, किसी विशेष कंटेंट को प्रतिबंधित करना, वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित होता है। इन नियमों में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया। 2017 के नियम के आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी रूप से बंद
करने का प्रावधान करता है। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिनों के लिए ही बंद किया जा सकता है और इसको समय समय पर आगे बढ़ाने के भी किया जा सकता है, बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्र और राज्य स्तर के वरिष्ठ नौकरशाहों के दूरसंचार सेवाओं का शटडाउन करने का आदेश देने का अधिकार है। किसको किसको है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ नौकरशाहों को बंद करने का अधिकार है। अनुरोध भसीन बनाम भारत संघवाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रमुख दिशा निर्देश क्या है? तो दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश सूचित। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबन करने वाले किसी भी आदेश को अनुपातिकता सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही इस निबंधन को आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबन करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बिल्कुल सही पॉइंट है। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(a) तथा 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। नेक्स्ट केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995। इसमें क्या क्या है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क को 1994 में संशोधन का अधिसूचित किया। यह संशोधन केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995 के अन्य प्रावधानों का कार्यान्वित किया गया। कार्यालय मंत्रालय कार्यात्मक तंत्र प्रदान करते हैं जिसमें कुछ कृत्यों को गैर आपराधिक घोषित किया गया है। इसका संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो 1995 में केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम और अधिक व्यवसाय अनुकूल बनाना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना। इस अधिनियम की धाराओं की फिर से समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलाव कर जुर्माना आदि कर दिया गया। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में अन्य गैर मौद्रिक सजा को प्रावधान किया गया। क्लियर? अब क्या है, इसमें दंड में आपको जेल वोल नहीं डालेगा, लेकिन आपको कुछ मौद्रिक फंड जुर्माना लगाएगा जिसको देकर आप कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं। अधिकता संशोधन विधेयक 2023 क्या है भैया? संसद में अधिकता संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक के जरिए टाउनिंग एक वर्ड है, याद रखना। टाउनिंग के कृत्य को दंडनीय बनाया गया। साथ ही विधिक व्यवसाय अधिनियम 1869 को कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने में भी उपबंध है। विधि का प्रावधान क्या है? तो विधेयक के प्रावधानों के प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश टाउट्स की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है। टाउट्स की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। टाउट एक प्रकार का ब्रोकर होता है जो क्लाइंट को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध कराना। याद रखिए, ये बहुत अच्छी बात किया। न्यायालय का एक डिसीजन रहा। आप किसी भी कोर्ट में अब जाते हैं तो आपको एक्चुअल में जिसके पास जाना है वो तो बाद में मिलता है, उससे पहले आपको इतने दलाल लोग मिल जाते हैं। आप आइए, आपको मेरे नज़र में अच्छा वकील है, मेरा नज़र में ये है वो है करके आपसे पैसे ऐंठते हैं और बाहर से ये सब चीज़ का काम करवाते हैं। उन लोगों के लिए ये कदम उठाया गया। तो याद रखना, टाउनिंग या टाउट्स
किससे संबंधित है? तो इसी से संबंधित है, प्रत्येक। क्लियर। जांच आयोग। जांच आयोग क्या है? केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की घटना के जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकार ने लोक महत्व निर्देश मामलों की जांच करने के हेतु जांच आयोग के गठन करने का अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार संविधान के अनुसूची 7 की और 1 से 3 में उल्लेखित किसी भी प्रविष्टि की संबंधित किसी भी मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठित कर सकता है। राज्य सरकारों ने अनुसूची 7 की सूची 2 या 3 में उल्लेखित प्रविष्टों के लिए आयोग गठित कर सकती है। जांच आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती है। ये जांच आयोग जो है उनके पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, ये कुछ उतना है नहीं। शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति क्या है? तो ये याद रखना, किसी भी शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रतिबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। शत्रु या शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म से आशय है कि ऐसे व्यक्ति या देश से हैं जो भारत रक्षा अधिनियम 1962, भारत रक्षा अधिनियम 1962, भारत रक्षा अधिनियम 1971, भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत शत्रु के रूप में वर्णित है। इन संपत्तियों का प्रबंधन के लिए 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया था। ऐसे लोगों के संपत्ति को प्रबंधन के लिए 1968 में शत्रु अधिनियम बनाया गया। इस कानून के तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया को शत्रु संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया गया। गौरतलब है कि CEPI केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2017 में शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम लागू किया गया। यह शत्रु संपत्ति को शत्रु से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। क्लियर। तो आज हम लोग का लास्ट 6 सेशन ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगे तो थैंक यू दोस्तों, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।